ऑडियो चेक कीजिएगा आदित्य। चलिए तो जैसे हमने लास्ट क्लास में CMD कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ किया था, तो आपके VS कोड में भी ना टर्मिनल इनबिल्ट होता है। तो कंट्रोल प्लस टिल्ट आप इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा नीचे। अब जैसे हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है आपने कि जब भी आप रिएक्ट की ऐप को लॉन्च करेंगे तो आपको ये देखना है कि आप अपनी ऐप के अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं npm स्टार्ट। अब हमें बार बार मेन अपना CMD टर्मिनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों का VS कोड टर्मिनल काम नहीं करेगा तो उसके लिए कुछ स्टेप भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर आपके, उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है, तो एक बार ओपन कर लो और मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आपने इतना लाइन यहाँ से कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में रन करना है। फिर उसके बाद आप इस कमांड को रन करेंगे, फिर इस कमांड को रन करेंगे, उसके बाद आपका VS कोड का टर्मिनल एक्टिव हो जाएगा। समझ गए? यहाँ से इतना पार्ट। ठीक है, तो नॉर्मली VS कोड प्रोजेक्ट वगैरह लोकेट मत करना, सीधे VS कोड अपना ओपन करा, कोई फोल्डर वोल्डर ओपन करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल एकदम प्लेन VS कोड खोलना। ठीक है, और उसमें ये 3 कमांड चला देना 1 2 एंड 3 और आपका VS कोड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने यहाँ पर चला दिया इस तरह से, और यहाँ पर अब आप देखोगे, ये देखो ऑटोमेटिकली लोकेट हो गया पर इधर। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप इधर काम करते जाओ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे कंट्रोल ऐसा होता रहता है, रिजल्ट अपडेट होते हैं, तो रिलोड कराने की ज़रूरत अपने को नहीं पड़ती। अब जैसे मेरी जैसे 2 स्क्रीन पर अगर काम कर रहे हो तो एक स्क्रीन पर आउटपुट खोल करके इधर कोड करते हैं और रियल टाइम में हैंड टू हैंड आपको दिखते जाएगा क्या काम चल रहा है अपना, है ना। चलिए तो आज हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। लास्ट क्लास हमने अपग्रेड तक का पार्ट डिस्कस कर लिया था कि अपग्रेड अगर करना पड़ेगा तो कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो, है ना। तो आपको डिफरेंस बता दिया था मैंने कि पुराना वाला अगर हम लोग देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा, नए वाले में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्लाइंट लिखा दिखाई देगा। इट मीन्स कि आप लेटेस्ट वाले उसमें मॉडल में काम कर रहे हो। आज हम लोग सीखेंगे रिएक्ट के अंदर ES6। ठीक है, ES6 मतलब ECMA 6। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का 2015 का जो मेजर अपडेट था, और 6 इसलिए बोला था क्योंकि 6th अपडेट था जब से जावास्क्रिप्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ES6 स्टैंड फॉर ECMAScript 6। ECMAScript was created to standardize JavaScript and ES6 is the 6th version of ECMAScript. It was published in 2015 and is also known as ECMAScript 2015. Why should I learn ES6? So React uses ES6 and you should be familiar with some of new features like classes, arrow function, variables जिसमें आपके let और constant आते हैं, array methods जिसमें एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था map, destructuring, modules, ternary operator and spread operator। तो ये 2015 के जावास्क्रिप्ट के अंदर मेजर अपडेट था। ठीक है, अब आपको मैम ने वो तो पढ़ाया होगा जावास्क्रिप्ट, तो आपको पता होगा वेयर लेट कांस्टेंट। ठीक है, वेयर सबसे ओल्डर टेक्निक है। उसके बाद जब 2015 का अपडेट आया तो 2 नए तरह के वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए, लेट और कांस्टेंट। दोनों डिफरेंस पता है क्या होता है? अच्छा, तो जैसे कोई एग्जांपल? अच्छा, कैसे चेंज करोगे? देखो पहले तो मैं ये समझना था ब्लॉक स्कोप। ठीक है,
लेट और कांस्टेंट जो होते हैं ब्लॉक स्कोप में काम करते हैं, यानी कि आपने अगर उसको अंदर डिफाइन किया तो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। वेर के केस में ऐसा हो जाता है, क्योंकि वेर होता है सुपर ग्लोबल, समझे। आप वेर को प्रोग्राम में कहीं भी डिफाइन कर दो, उसको आप कहीं भी फैच कर सकते हो। लेट के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरा, लेट रीडिक्लेयर भी नहीं होता। अगर आपने लिखा वेर ए इक्वल टू 10, आप दोबारा लिख दो वेर ए इक्वल टू 20, तो 20 वाला कंसिडर हो जाएगा। लेकिन लेट और कांस्टेंट के केस में रीडिक्लेरेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, हम दोबारा से नहीं डिक्लेयर कर सकते उसको। वो ऑटोमेटिकली बोल देगा प्रोग्राम में कि भाई ऑलरेडी यूज में है। चलो अब इस पे आएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं हमारी। तो ये मेजर चीज़ें हैं जिसको हमें बेसिकली समझना है। फंक्शंस, आपको पता है फंक्शन कीवर्ड लिख के फंक्शन का नेम हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन एरो फंक्शन शॉर्टर कोड प्रोड्यूस करता है और बहुत कम लाइनों में आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास के बारे में, ठीक है। क्लासेस क्या होती हैं? ES6 इंट्रोड्यूस्ड क्लासेस। अ क्लास इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, लुक लाइक वैसे ही दिखता है ना कुछ स्ट्रक्चर, अगर हम लोग ध्यान से देखें, बस बनाना ब्रैकेट नहीं दिखते आपको इसमें। A class is a type of function, but instead of using keyword function to initiate it, we use the class keyword, and the properties are assigned inside a constructor method, ठीक है। अब नॉर्मली जब भी हम लोग किसी क्लास को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? क्लास और क्लास का नेम। अब क्लास और फंक्शन का स्ट्रक्चर लुक लाइक सेम दिखता है, बट दोनों में कॉमन मेजर डिफरेंस क्या आता है? फंक्शन को आप अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हो। क्लास जब भी डिक्लेयर होगा अपर लेटर से स्टार्ट होगा, यानी कि कैपिटल बनेगा फर्स्ट लेटर, क्योंकि क्लास ही आगे जाके बन जाता है फिर ऑब्जेक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लास कीवर्ड डिफाइन किया, क्लास का नेम रखा। कंस्ट्रक्टर में हमने एक नेम पैरामीटर डिफाइन किया और नेम के अगेंस्ट हम लोग नेम को बाइंड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर दिस डॉट नेम लिखा था मैं यही लिखूँ, कुछ और भी लिख सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग समझेंगे। सो नोटिस दैट द केस ऑफ द क्लास नेम, वी हैव बिगन द नेम कार विद एन अपर केस कैरेक्टर। दिस इज अ स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन फॉर क्लास। फंक्शन के केस में स्मॉल से भी शुरू कर सकते हो और कैपिटल से भी शुरू कर सकते हो। तो मेजर डिफरेंस समझ आ गया? आगे बढ़ेंगे। नाउ यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द कार क्लास। सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड माई कार बेस्ड ऑन द कार क्लास। तो यहाँ पर आप जब इसको डिफाइन करेंगे तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लेना है माई कार, और देखो ये जो था ऑब्जेक्ट बन गया तो हमने क्या लिखा? न्यू कार। न्यू कार को हमने एक वैल्यू असाइन किया लाइक हुंडई फॉर एग्जांपल। सो द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज। अब जहाँ भी आप इसको प्रिंट कराओगे ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली वर्क कर जाएगा और हुंडई को प्रिंट करा देगा। कैसे होगा वो भी आगे देखोगे। मेथड, अब मेथड की हम लोग बात करेंगे। जब भी आपका कंस्ट्रक्टर बनेगा खाली इतने से काम नहीं चलता है, उसके बाद आपको मेथड भी डिफाइन करना होगा। सो तुमने PHP पढ़ा हुआ है ना, तो PHP तुमने क्लास पढ़ी होगी है ना? पढ़ा है क्लास? नहीं याद नहीं, तो चलो कोई नहीं, एक रिवीजन हो जाएगा। सेम वहाँ भी ऐसे ही काम करता है, बस प्रिंट कराने का तरीका चेंज हो जाता है। जहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखो वहाँ पे एको या फिर प्रिंट का यूज होता है उसमें। सो क्रिएट अ मेथड नेम प्रेजेंट, ठीक है। मेथड कुछ भी हो सकता है। अगेन देखो बिल्कुल लुक लाइक फंक्शन है, बट फंक्शन कीवर्ड नहीं है इसके आगे, ठीक है। ये पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं लिख दूंगा इसके आगे प्राइवेट तो ये प्राइवेट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक है। पब्लिक का मतलब कि मैंने डिफाइन यहाँ करा, मैं फैच नीचे कर सकता हूँ बाहर इसको, ठीक है। तो प्रेजेंट हमने एक अपना मेथड बनाया और हमने यहाँ से मैसेज रिटर्न किया आई हैव दिस डॉट ब्रांड। अब ये ब्रांड को डेटा कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? कांस्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कार हुंडई। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा माई कार वेरिएबल डॉट प्रेजेंट मेथड, ठीक है। तो जो आपने डेटा इसको यहाँ दिया ना वो कंस्ट्रक्टर में चला गया और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो हमने जब लिखा तो क्या लिखा रहा है, ठीक है। As you can see in the example above, you call the method by referring to the object's method name followed by parenthesis. Parameters would go inside the parenthesis. तो ये हमने यहाँ पर पास किया जो कि आपके न्यू कार वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको असाइन हो गया, और जब आप माई कार को फैच करोगे प्रेजेंट मेथड के स्टेटमेंट के अंदर आपका ब्रांड नेम डिस्प्ले होगा।
ये बहुत सिंपल बिल्कुल क्लास को बनाने का तरीका। अब बात आती है इनहेरिटेंस की। ठीक है, इनहेरिटेंस यानी कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को किसी दूसरी क्लास को हैंड ओवर कर देना या किसी दूसरी क्लास को ना फैच कर लेना। टू क्रिएट अ क्लास इनहेरिटेंस यूज द एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड्स का हमें यूज करना होता है। अ क्लास क्रिएटेड विद अ क्लास इनहेरिटेंस इनहेरिट्स ऑल द मेथड फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, तो मेरे पास एक यहाँ पर क्लास क्या है, कार। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने ऊपर डिफाइन किया था, सेम है, देयर इज नो चेंज। दूसरा हमने क्लास बनाया विच इज मॉडल। मॉडल में हम किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, कार को। ध्यान रखना, जब आप मॉडल के अंदर कार को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर जो आपने डिफाइन किया था नेम कंस्ट्रक्टर, तो जब नीचे वाले कंस्ट्रक्टर में आप आओगे तो नेम कॉमा मॉडल लिखोगे। और जब भी किसी क्लास को किसी में हम लोग एक्सटेंड करते तो हमें सुपर का यूज़ करना होता है। सुपर मेथड से क्या होगा, ऑटोमेटिकली इधर का डेटा इसमें आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सुपर में क्या पास करा, जो एक्सटेंड करा रहे हैं, क्या एक्सटेंड करा रहे हैं लोग, नेम को एक्सटेंड करा रहे हैं बस। बाकी जैसे दिस डॉट ब्रांड इक्वल टू नेम था, यहाँ पर आपका लिखेंगे दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल, जो भी आपने नेम रखा हो वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि ऊपर आपको बोला था, जरूरी नहीं हम सेम रखें। अगर आपने यहाँ कुछ और रखना है रख सकते हो, तो ये अलग चल सकता है। जरूरी नहीं कि दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम होगा, चेंज किया जा सकता है। अब हम देखो दोनों मैसेज को कंबाइन करेंगे एक साथ। हमने क्या लिखा, रिटर्न दिस डॉट प्रेजेंट, तो इधर का जितना भी डेटा होगा प्रेजेंट मेथड का वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और उसके आगे हमने क्या लिखा है, इट इज़ अ दिस डॉट मॉडल। तो ब्रांड का नेम क्या है, हुंडई, मॉडल का नेम क्या है, एक्स्टर। ठीक है, तो जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे आई हैव अ हुंडई एंड इट इज़ अ एक्स्टर, और ये इसका कोड आप यहाँ पीछे देख सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल क्लास की इनहेरिटेंस हम लोग कर सकते हैं, पॉसिबल है। आगे बढ़ेंगे। द सुपर मेथड रेफर्स टू द पेरेंट क्लास, जो हमने यहाँ पर सुपर यूज किया। पेरेंट क्लास कौन है, ठीक है। बाय कॉलिंग द सुपर मेथड इन द कंस्ट्रक्टर मेथड, हमने देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर मेथड का इस्तेमाल किया है। वी कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर मेथड एंड गेट एक्सेस टू द पेरेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो जो भी हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन किए होंगे वो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से इस क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे। इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड के अंदर डालना। ठीक है, तो ये हो गया क्लास का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शंस अलाउज अस टू राइट शॉर्टर फंक्शंस इन टेक्स्ट। ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते थे भाई, लिखते थे फंक्शन, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, और जो मैसेज रिटर्न करना है वो आप रिटर्न कराते हो। या फिर दूसरा अल्टरनेट तरीका होता है फंक्शन का नेम इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, और आप यहाँ पर लिखते हो, इससे आपका काम हो जाता है, रिजल्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, बट एरो फंक्शन के केस में क्या होता है, आप लिखते हैं फंक्शन इक्वल टू पैरेंथेसिस, और इसी की वजह से इसका नाम पड़ा एरो फंक्शन, इक्वल टू ग्रेटर देन जो लगा हुआ है, और ये आपका एरो फंक्शन जो है वो काम कर जाएगा। रिजल्ट दोनों में सेम है। It gets shorter if the function has only one statement and the statement returns a value. You can remove the brackets and the returns keyword as well. यानी कि मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं, my function equal to parenthesis, यहाँ पर एरो फंक्शन सिंबल hello world, और रिजल्ट आपका वर्क करेगा। This works only if the function has only one statement. अगर सिंगल लाइन कोड है फंक्शन के अंदर तब तो आपने इसका यूज करना है, और अगर आपके पास मल्टी लाइन कोड है तब आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड पास करोगे। इफ यू हैव पैरामीटर्स यू पास देम इनसाइड द पैरेंथेसिस। अब भाई मेरे पास एक पैरामीटर विच इज वैल्यू, तो आपने बनाना ब्रैकेट में पास किया इसको, और यहाँ पर हमने लिखा हेलो वर्ड प्लस हमने लिख दिया वैल्यू, इस तरह से। तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंस। तो इसको हमने वैल्यू कैसे दिया, आप यहाँ देखो, हेलो वैल्यू अरीना एनिमेशन। जब हमने प्रिंट करा हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी जैसे कि डेमो इनर एचटीएमएल। हेलो को हमने एज इट इज जो यहाँ लिखा है अरीना एनिमेशन आ जाएगा, वैल्यू को हमने यहाँ पर हेलो के अंदर लिख दिया, तो टोटल सिंटेक्स बन गया अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, इस तरह से।
फंक्शन विदाउट पैरेंथेसिस। कब लिखना है कब नहीं लिखना है। अगर सिंगल पैरामीटर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर मल्टीपल पैरामीटर है a, b, c, तो फिर आप इस अप्रोच का यूज़ करोगे। ठीक है, तो देखो ऐसे भी काम कर जाएगा और रिजल्ट आपका तभी भी काम करेगा। वेलकम टू अरेना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। तो देखो हमने इतना पार्ट फंक्शन डायरेक्ट लिखा था, वैल्यू में हमने सिर्फ ब्रांड का नेम बताया और वो काम कर गया। बात करते हैं व्हाट अबाउट दिस। द हैंडलिंग ऑफ दिस इज ऑल्सो डिफरेंट इन एरो फंक्शन कंपेयर टू रेगुलर फंक्शन। In short, with arrow function there is no binding of this. In regular functions, the this keyword represented the object that called the function, which could be the window, the document, a button or whatever. With arrow functions, the this keyword always represents the object that defined the arrow function. Let us take a look at two examples to understand the difference between traditional function and arrow function. So both examples call a method twice, first when the page load and once again when the user clicks a button. The first example uses a regular function and the second example uses the arrow function. The result shows that the first example to a different object, window and button, and the second example returns the header object twice. तो यहाँ पर देखेंगे हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। With a regular function, this represents the object that called the function. हमने क्लास बनाया header, कंस्ट्रक्टर में हमने लिखा this dot color equal to red। अब क्यों हमने डायरेक्ट लिखा? पहले हमने लिखा था जैसे this dot color equal to color या this dot name equal to name, क्योंकि भी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं ना इसको, हम बाहर से कहीं से नहीं दे रहे डेटा, इसलिए। तो हमने क्या लिखा, constant my header, जो कि कुछ भी हो सकता है, हमारा क्लास का नेम, न्यू हेडर, हमने लिखा विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, क्या लगाया हमने, लोड। लिसनर आपने पढ़ रखे होंगे क्या होते हैं, जैसे हम लोग किसी एलिमेंट के ऊपर जाके लिखते हैं ना, ऑन लोड, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर। तो लिसनर के केस में ऑन का इस्तेमाल नहीं होता है, हम डायरेक्ट उसका टाइप बताते हैं। ठीक है, ऑन लोड का मतलब जैसे ही पेज खुले तो कुछ होना चाहिए एक्शन वहाँ पर, है ना। तो हमने लिखा माई हेडर वेरिएबल नेम डॉट चेंज कलर। चेंज कलर क्या है, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, इस बार ये प्रॉपर्टी नहीं है या मेथड नहीं है कोई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन के ऊपर हम लोग उसको ट्रिगर करा रहे हैं ऐड इवेंट लिसनर। तो बटन की आईडी क्या है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर पास की हुई है, और क्लिक मेथड रहेगा और उस पर चेंज कलर काम करेगा। तो देखो क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट विंडो, और यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट बटन HTML बटन एलिमेंट। अब एरो फंक्शन के केस में देखो हमने लिखा चेंज कलर। ठीक है फंक्शन ही, बट एरो फंक्शन के अंदर ये डिफरेंट वर्क करेगा। हमने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू दिस। प्लस इक्वल टू मतलब रीअसाइन, असाइनमेंट ऑपरेटर का हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर आप जाके अगेन सेम वही काम करा रहे हैं, देयर इज नो चेंज, बस लिखने का तरीका यहाँ पर बदल गया, ये वाला पार्ट। अब आप चलाइए, क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कंक्लूजन क्या निकालता है, रिमेंबर दिस डिफरेंसेस व्हेन यू आर वर्किंग विद फंक्शंस, समटाइम्स द बिहेवियर ऑफ रेगुलर फंक्शन इज व्हाट यू वांट, इफ नॉट यूज एरो फंक्शन इंस्टेड ऑफ रेगुलर फंक्शन। कई बार ऐसा होता है आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एरो के साथ रिप्लेस करके देख लो फंक्शन को, शायद तुम्हारा रिजल्ट सही आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएबल्स, बहुत अच्छे समझना डिटेल में इस चीज़ को। बिफोर ES6 देयर वाज ओनली वन वे टू ऑफ डिफाइनिंग योर वेरिएबल्स विद द where कीवर्ड। इफ यू डिड नॉट डिफाइन देम they would be assigned to global object. Unless you were in strict mode, then you would get an error if your variable were undefined. Now with ES6 there are three ways of defining your variables: where, let and constant. एग्जाम्पल देखेंगे where का, हमने लिखा where is a keyword, x equal to, हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज को पास किया है। अब ये इंटीजर है क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, हाँ, तो क्या है,
अगर डेसिमल आ जाता है तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर या फिर डबल पीएचपी की लैंग्वेज में। अगर ये सिर्फ 5 होता या 6 होता तब ये इंटीजर होता, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए वैल्यू के साथ तो ये इंटीजर है लुक लाइक, बट एग्जैक्ट ये इंटीजर नहीं है, ये एक फ्लोटिंग नंबर है, ठीक है। या तो जावास्क्रिप्ट बोलते हैं फ्लोटिंग और पीएचपी क्या बोलते हैं डबल। So if you use where outside of a function, it belongs to the global scope, यानी कि मैं इसको किसी भी फंक्शन में भी फैच करा सकता हूँ और बाहर भी यूज कर सकता हूँ। If you use let inside of a function, it belongs to only that function, यानी कि उसके बाहर वो वर्क नहीं करेगा। If you use where inside a block, example a for loop, the variable is still available outside of that block. So where has a function scope, not a block scope. लेट के केस में अगर हमने किस तरह से कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, लेट इज द ब्लॉक स्कोप वर्जन ऑफ वेयर एंड इज लिमिटेड टू द ब्लॉक और एक्सप्रेशन वेयर इट इज डिफाइंड। इफ यू यूज लेट इनसाइड ऑफ अ ब्लॉक, एग्जांपल अ फॉर लूप, द वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल इनसाइड ऑफ दैट लूप, बाहर आप उसका डेटा फैच नहीं करा सकते। सो लेट का स्कोप क्या होता है, ब्लॉक, और कॉन्स्टेंट का भी ब्लॉक ही होता है। अब लेट और कांस्टेंट जब दोनों ब्लॉक स्कोप हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है। कांस्टेंट में हमने सेम वैल्यू पास किया, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कांस्टेंट मतलब जैसे मैथमेटिक्स में हम समझते हैं कि कोई वैल्यू कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे पाई की वैल्यू, ठीक है। तो वो क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो फिक्स है, उसको बदल नहीं सकते हम लोग। गणितज्ञ ने पहले लिख दिया भाई यही रहेगी इसकी वैल्यू, है ना। बट इन जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट मतलब ये नहीं होता। Constant is a variable that once it has been created, its value can never change. The keyword constant is a bit misleading. It does not define a constant value, it defines a constant reference to a value. समझा रही बात? Because of this, you cannot reassign a constant value, reassign a constant array, reassign a constant object. But what you can change the elements of constant array and change the properties of constant object. ये डिफरेंस है। तो इंटरव्यू में कई बार जब आपसे पूछा जाता है लेट और कांस्टेंट में, तो इन दोनों के मतलब सेम ही है, बट जो लास्ट वाला जो मेजर डिफरेंस है इसको मत भूलना, नहीं तो तुम डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे। दोनों में डिफरेंस क्या आता है। बात करेंगे एरे मेथड्स की। एरे पता ही होगा किस लिए यूज होता है, नहीं किस लिए यूज होता है, नहीं प्रिंट तो किसी में भी हो सकता है। एरे का यूज हम लोग करते हैं सिमिलर डेटा टाइप के लिए, ठीक है। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, ये आपका नॉन प्रिमिटिव होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि, और इसको हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं या फिर कंपाउंड या नॉन कंपाउंड, तो नॉन कंपाउंड में इसको कंसिडर किया जाता है। So there are many different array methods. One of the most useful in React is map array method. देखो मैप का यूज क्या है, देखो नॉर्मली हमने पढ़ा है फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर इन, फॉर ऑफ, पढ़ा होगा ना लूप करने का तरीका। लेकिन हम रिएक्ट में इनमें से कोई भी मेथड यूज नहीं करते। आप सबसे ज्यादा वाइल, डू वाइल पीएचपी में चलाते हो, बट यहाँ पर हम सिर्फ मैप का ही इस्तेमाल करते हैं। कोड छोटा हो जाता है। देखो रिएक्ट का मतलब है कोड को छोटा करना, ना कि बड़ा लिखना। बड़ा कोड लिखने से कोई शाबाशी नहीं है, कोई फायदा नहीं, क्योंकि रिएक्ट इज ए प्योरली जावास्क्रिप्ट, और हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में ये पढ़ रखा है कि जितना ज़्यादा जावास्क्रिप्ट होगा उतना ज़्यादा पेज आपका स्लो होगा, ठीक है। तो बहुत स्मार्टली यूज करना होता है। The map method allows you to run a function on each item in the array, returning a new array as the result. In React, map can be used to generate list. अब ये एग्जांपल है जनरेट लिस्ट, मतलब ऐसा है कि लिस्ट ही जनरेट होगा। अगर मैं कोई ई कॉमर्स बना रहा हूँ या कुछ बना रहा हूँ तो मैं कार्ड भी जनरेट कर सकता हूँ, वो तो मेरे पर डिपेंड करता है मुझे बनाना क्या है। हम इस एग्जांपल में लिस्ट को जनरेट करके समझेंगे। हमने क्या लिखा, एक यहाँ पर जनरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम एन एरे, तो क्या लिखा हमने, कांस्टेंट माई एरे। तो मैंने यहाँ पर वेर और लेट का यूज नहीं किया। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कहाँ यूज करना है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे कोई डेट ऑब्जेक्ट की बात आ रही है तब भी आप कांस्टेंट का यूज करो, लेट का यूज मत करो वहाँ पर, क्योंकि भाई मैं इसको अपडेट नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी अगर मुझे बदलनी हो तो वो मैं जरूर कर सकता हूँ,
मेरे पास कुछ यहाँ पर फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज एंड मैंगो। हमने लिखा कांस्टेंट माई लिस्ट, हमने लिखा एरे का नेम डॉट मैप। यही तरीका होता है, कोई भी एक नेम ले सकते हैं। हमने लिखा वैल्यू, हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और पी के अंदर हमने ट्रेड करा दिया अपनी वैल्यू को। तो जितना लेंथ होगा उतनी बार पैराग्राफ आपका चलेगा। तो देखो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो सिंपली प्रिंट हो गया। अब यही सब तुम वाइल, डू वाइल या फॉर में करते तो काफ़ी कुछ करना पड़ता, आपको लेंथ लेना पड़ता, ये करना पड़ता, तब जाके आपका काम होता। देखो 1 लाइन में काम हो गया, सेम रिजल्ट। अब रिएक्ट में कैसे चलेगा, हमने वहाँ पर भी देखो जो फाइल हम लोग रिएक्ट में बनाएंगे, तो ये आपका रिएक्ट को कॉल इंपोर्ट कराने के लिए हो गया। ये डोम को इंपोर्ट कराया हमने, अपना एरे डिफाइन किया। सेम जो मेथड हमारा यहाँ पर है वही हमने यहाँ पर भी डिफाइन कर दिया। लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस है स्टेटमेंट वो क्या है, जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग HTML CSS के साथ लिखते हैं उसमें हम लोग एलिमेंट जब भी लेकर आते हैं इन्वर्टेड कोट में पास करते हैं। रिएक्ट में ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में HTML डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, क्योंकि रिएक्ट में जितनी भी फाइल्स आपकी हैं वो थी .js, लेकिन उसके अंदर जो लिखा जाता है वो था JSX, मतलब जावास्क्रिप्ट XML, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि आप HTML और जावास्क्रिप्ट बिंदास मिक्स करके लिख सकते हो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये ऐसे लिखना है वो वैसे लिखना है। तो देखो बिल्कुल नॉर्मली हमने लिखा माई एरे डॉट मैप, यहाँ पर वैल्यू नेम है, यहाँ मैंने आइटम दे दिया, तो जरूरी नहीं आइटम रखना है, आप वैल्यू लिख सकते हो, तो मेरी चॉइस है मुझे क्या रखना है। और पी एलिमेंट को हमने बिना किसी कोट में डाले डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन यहाँ पर आप जो कॉन्केटिनेशन करते हो प्लस के साथ करते हो, यहाँ पर आप जब भी कोई जावास्क्रिप्ट की वैल्यू पास करोगे तो उसको करली ब्रेसेस में पास करना होता है, एक्सप्रेशन जब भी लिखा जाएगा कोई, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट डॉट राइट वगैरह तो होता नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से आपने लिखना है, और जब आप माई लिस्ट को प्रिंट कराओगे रेंडर के अंदर तो आपका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो मैं चलो चला के दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। ये हमारी फाइल है, तो मैं index.js को यहाँ से क्या बोलता हूँ, इस वाली इंडेक्स के अंदर जाकर मैं इस कोड को कॉल कर देता हूँ। कोड आपका कंपाइल हो रहा है। समटाइम्स टाइम लगा देता है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+C से बंद और npm start दोबारा कर दोगे। सर्वर स्टार्ट हो गया, रिजल्ट आ गया। अब देखो रिएक्ट वर्चुअल डोम का इस्तेमाल करता है तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा यहाँ पर। क्या कोई कोड दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन डेटा कहाँ पर है, रूट के पास है। तो डायनामिक डेटा कैसे फाइंड करते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। अब देखो रूट के अंदर आपको सारा डेटा दिख जाएगा, देखो है ना। तो सारा वर्चुअल डेटा है जो रन टाइम पर है। सर्वर बंद, सब बंद, ठीक है। चलिए, तो ES6 में लिखा कैसे जाता है उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है।